मेघराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, ये 64 पन्नों की रिपोर्ट, पूरा देश सन्न रह जाएगा। ऐसे खुलासे यहां पर किए गए हैं, सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा था। देखिए, बिल्कुल ये 64 पन्नों की रिपोर्ट है और कॉल फॉर जस्टिस एनजीओ ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो 6 सदस्य थे उन्होंने एक फैक्ट कमेटी बनाई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है बकायदा, जिसके अंदर जो बड़े नाम है, रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा है, इसके अंदर श्रेयसन श्रीवास्तव है जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे वो हैं, इसके अलावा जो एडवोकेट दिल्ली की है मशहूर वो यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी इस रिपोर्ट में इस कमेटी में शामिल थे। इस कमेटी का मेन एजेंडा था जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो लगातार आरोप लग रहे थे धर्मांतरण के, या जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो छात्र हैं या फिर जो नॉन टीचिंग फैकल्टी और टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं उनके ऊपर जिस तरीके से जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों की फैक्ट फाइंडिंग करना। इस रिपोर्ट ने 27 लोग जो टोटल जिनसे बातचीत की है उसमें स्टूडेंट्स को भी शामिल किया, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी शामिल किया, जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको भी शामिल किया। इसके अलावा जो टीचिंग फैकल्टी है, जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको भी शामिल किया और उनसे उनकी जो आप बीती है वो इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल की, उस रिपोर्ट को बनाया। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो हमें बताया गया वॉलंटरीली था, यानी कि कोई भी जाकर इस कमेटी के सामने पेश हो सकता था और अपनी जो ग्रीवांसेस हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, जो प्रताड़नाएं हैं, उसके बारे में जाकर वहां पर बता सकता था। अब ये रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास गई है, अब देखना होगा कि क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन जो आरोप लगातार लगते आ रहे थे उन आरोपों के मद्देनजर जो ये 26-27 लोग थे जो अपनी बात रखने के लिए इस कमेटी के पास गए थे, उन्होंने कमेटी के समक्ष अपनी सारी बातें रखी और ये जो सारे केस स्टडीज हैं वो में शामिल हुए उन लोगों की ही है जिन लोगों ने 27 लोगों ने टीचिंग और नॉन टीचिंग ने अपनी बात रखी। जो 5 बेसिक पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इस कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया वो थी कि पहली जो कन्वर्जन की बात निकल के सामने आ रही थी, एट्रोसिटीज की बात सामने आ रही थी, इसमें कितनी सच्चाई थी, इस पॉइंट के ऊपर जो कमेटी है उसने जांच की। इसके अलावा एंटी सोशल क्या एक्टिविटीज होती है इस बात की भी जो कमेटी है उसमें जिक्र है कि उसने इस बात की जांच की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे जो भी चीजें हैं उनमें क्या कुछ चीजें चल रही हैं, उनमें टीचर्स, नॉन टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, इसकी भी जो फैक्ट फाइंडिंग है वो कमेटी ने की है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल निकल के सामने आई है और इसमें जो बातें निकल के सामने आई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है और जो आरोप लगाए गए हैं इन 27 लोगों के द्वारा वो भी बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है कि चौंकाने वाला और पूरा देश सन्न रह गया जब ये देखा जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले इस बात को समझिए कि आखिर इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी इस रिपोर्ट की जरूरत, ये खुलासे कैसे शुरू हुए, आखिर कॉल फॉर जस्टिस एनजीओ को सर्वे क्यों करना पड़ा, इस सबके पीछे है तारीख 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 और इस दिन जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लोग थे। मकसद था जामिया में भेदभाव का। दरअसल रामनिवास नाम के एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी के साथ भेदभाव होता था जिसके विरोध में यह समाज जंतर मंतर पर पहुंचा था और इन्हीं रामनिवास की शिकायत पर और रामनिवास जैसे बहुत से लोग हैं उनकी शिकायत पर जस्टिस जो कि एक एनजीओ है उसने ये सर्वे किया और पाया जो कुछ भी इस रिपोर्ट में। चलिए वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जामिया को लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसके मेंबर प्रोफेसर नदीम अहमद का पूरी रिपोर्ट को लेकर बयान भी सामने आया और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कमेटी मेंबर का बयान आया नवभारत पर। कमेटी के मेंबर प्रोफेसर नदीम अहमद, उनकी तरफ से कहा गया कि जामिया के मसलों को जानने पर बड़े फैसले करने वाले लोग थे। हमारे सामने जो बातें आई वो बेहद अजीब थी। ये प्रोफेसर नदीम अहमद का कहना है कि बहुत अजीब थी। जामिया में धर्मांतरण तक का लोगों ने जिक्र किया। एक बार सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। सर, ये जो कमेटी बनाई गई थी इसका मेन पर्पस क्या था शुरुआत में? देखिए, इसका पर्पस जुलाई में कमेटी बनाई गई थी और इसका मकसद ये था कि जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं मीडिया में भी वो बहुत ही हाईलाइट हुई, वो सारी चीजें आप लोगों ने भी बाइट देखी होगी और लोगों ने देखी है वो जामिया को लेकर, तो उसके पीछे क्या सच है, क्या ये एक एलिगेशन है या इस तरह के मामलात वहाँ हैं, या ये अगर मामलात हैं तो ये कितने हैं और ये कब से कब अब तक चल रहे हैं या
इसका कोई एक निश्चित टाइम फ्रेम था या टाइम कॉल था इसका कि भाई इस एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में या इस अथॉरिटी के टाइम पर ये सब हुआ, तो ये सब पता लगाना इसका मकसद था। सर क्या बातें निकल के सामने आई, क्या कुछ पता चला इस कमेटी में और कौन कौन लोग इस कमेटी में शामिल थे? देखिए, इस कमेटी में तो बहुत अहम लोग थे और वो हिंदुस्तान की क्रीम कहे जा सकते हैं, और उसमें सबसे छोटे स्तर का आदमी मैं ही था। वो तो बहुत सीनियर लोग हैं और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बड़े रियासतों की और शहरों की और बड़े फैसले करने वाले लोग थे। तो हम लोगों के सामने बहुत अजीब अजीब सी बातें आई। किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए इस तरह की बातें अगर आपके पास आती हैं, ख्वाह वो अफवाहें ही हों, झूठ ही हों, इल्ज़ामात ही हों, तो भी बहुत गलत है। और इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर। इससे उसकी साख खराब होती है और वहाँ के लोगों की भी साख खराब होती है। देखिए, लोग बहुत छोटे होते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा होता है और वो लंबे समय तक चलता है, अपनी सेवाएं देता है, और उसकी जो पहचान होती है वो इन सब छोटी मोटी चीज़ों से, ख़राब चीज़ों से, ख़राब बातों से ख़राब होती है। ये सब नहीं होना चाहिए। सर मेन बातें इसमें क्या निकल के सामने आई? बच्चों से जब आपने बात की, कितने बच्चे थे जिनसे आपको बातचीत की, कितने और छूट गए, और जो बातें निकल के आई बच्चों से वो क्या निकली? देखिए, बच्चों से तो बातें जो निकल कर आई वो तो अशोभनीय है, वो तो बहुत खराब बातें थी। धर्मांतरण उसमें एक मुद्दा था, रिलीजियस फ्रीडम, उसको रोकने की कोशिश की गई, और बच्चों से बार बार दबाव इस तरीके का बनाया गया कि वो एकेडमिक गतिविधियों में उस तरह की शामिल ना हो जिससे ये एक्सपोज हो या ये मालूम हो कि ये पर्टिकुलर किसी दूसरे रिलीजन के लोग हैं। इससे भी ज़्यादा अहम बात ये हुई कि बच्चों के साथ तो ये उनके सहपाठी हरकतें कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़राब बात ये हुई कि सहकर्मी प्रोफेसर्स के साथ, टीचर्स के साथ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी उनके सहकर्मी ये सब हरकतें करते थे, उनके ऊपर दबाव बनाते थे। ये भी हमारे सामने बातें आई कि उनको प्रमोशन में दिक्कत हुई और बार बार उनको डिमोरलाइज किया जाता था किसी भी चीज़ के लिए, या फिर उन्हें एक्स्ट्रा वर्कलोड दिया गया। एक हमारे पास फैकल्टी आए, उन्होंने बताया कि मुझे इतना यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का और प्रोफेसर का एक निश्चित वर्कलोड है, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर है भी तो थोड़ा बहुत, लेकिन वो बताया गया कि 2.5 गुना के आसपास दिया गया। या फिर रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट नहीं, पीएचडी या एमफिल के दिए गए उन्हें, और बार बार परेशान किया जाता था। और एक केस हमारे पास ऐसा भी आया कि एक दलित समाज से थे शख्स, तो टीचिंग फैकल्टी थे वो, तो बताया कि वो उनके बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, उन्हें ऑफिस नहीं मिल रहा था या कोई कमरा इस तरीके का नहीं मिल रहा था कि जिसमें बैठ के वो रिसर्च वर्क कर सकें, और उन्होंने उसके लिए शिकायत भी की, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो बहुत मजबूर हुए, बहुत परेशान हुआ। और उन्होंने बताया कि साल दर साल बार बार इस तरह की पेचीदगियों से, दुश्वारियों से, मुश्किलात से मुझे जूझना पड़ता था। तो ये सब बातें, तो इसमें हमारे पास 3 तरह के लोग आए, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स भी। तो सबकी परेशानी तकरीबन एक जैसी थी। फीमेल स्टाफ था, उसने ये बताया कि हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती थी हमारे सहपाठियों के ज़रिए, और जो नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ था तो उसने अपनी अलग तरह की परेशानी बताई कि हमसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, हमें इज्जत नहीं मिलती थी और हमारी किसी शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, या हमें धर्मांतरण करने के लिए भी बाध्य किया जाता था कि अगर आप धर्मांतरण कर लें तो आपको इन सब चीज़ों से बरी कर दिया जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको, इसमें आपका फ़ायदा है। जिनको अभी आप सुन रहे थे, ये प्रोफेसर नदीम अहमद कमेटी के सदस्य थे, मेंबर थे, और ये कह रहे थे कि धर्मांतरण की बात सामने आई, अशोभनीय बातें सामने आई हैं, वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई है, ऐसा सब कुछ सामने आया है, ये खुद कह रहे थे। देखिए, जब वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई है, ऐसा सब कुछ सामने आया है, ये खुद कह रहे थे। देखिए, जब धर्मांतरण की बात सामने आई तो हमने प्रोफेसर नदीम से जानने की कोशिश की कि वो कौन लोग थे
जो धर्मांतरण कराते थे। तो इस पर जो कमेटी के सदस्य हैं प्रोफेसर नदीम अहमद, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। अच्छा सर, एक और बात जानना चाहेंगे, जो ये छात्र थे या जो प्रोफेसर्स थे जो आरोप लगा रहे थे, ये किनके ऊपर आरोप लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनके ऊपर इस तरीके से प्रताड़ना का आरोप लगा रहे थे? देखिए, यहाँ अलग अलग है सबका सब्जेक्ट। कोई स्टूडेंट या स्कॉलर लगा रहा है अपने टीचर के ऊपर आरोप, कोई अपने सहपाठी के साथ लगा रहा है, कोई अपने सीनियर के ऊपर लगा रहा है, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ। यानी वो जो एलिगेशन लगाने वाली कंडीशन थी वो पर्टिकुलर बट रही थी, वो भी इसी तरह से। यानी कि इन्हीं तीन यानी अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और कॉलेज स्टूडेंट तक सारे लोगों पे आरोप लग रहे थे। हाँ, आरोप लग रहा था। स्टूडेंट के ऊपर भी लगा रहा था, टीचर पर भी लगा रहा था, नॉन टीचिंग वाले पर भी लगा रहा था। यानी वो शिकायत लेकर नॉन टीचिंग के पास जा रहा था तो वो उल्टा उसे ही डांट रहा था और कह रहा था यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें भी आई। और टीचर दबाव बना रहा था उनके ऊपर कि आप ऐसा किया कीजिए, ऐसा ना किया कीजिए। और सबसे ज्यादा टाइम तो स्टूडेंट के साथ रहता है। यानी टीचर तो 1 घंटे के साथ एक क्लास में रहेगा या 2 घंटे लेकिन जो क्लास में बैठ के पढ़ना या बाहर जाना, तो सबसे ज्यादा इल्जाम स्टूडेंट के जरिए जो लगाया गया है वो उनके सहपाठियों के ऊपर या सीनियर्स के ऊपर लगाएगा। और